जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन और संचार क्या होता है। पिछली क्लास के दौरान हमने जल परिवहन और नौ परिवहन के बारे में जाना था। आइए इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। देखिए, वायु परिवहन है, इसके अगर परिचय की बात की जाए तो अब सबको पता है कि ये परिवहन का सबसे तीव्रतम और सबसे महंगा साधन है। महंगा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ईंधन की खपत ज्यादा होती है और इसका ईंधन भी सबसे महंगा होता है और इसका रखरखाव भी ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो ये सबसे तेज साधन है। हमारे पास में जितने भी परिवहन है, चाहे वो सड़क परिवहन हो, चाहे रेल परिवहन हो, चाहे जल परिवहन हो, चाहे पाइपलाइन परिवहन हो, उन सब में सबसे फास्ट कौन सा है? वायु परिवहन। इसी के कारण ये सबसे महंगा है और सबसे महंगा होने के कारण ये सिर्फ जो है ये मूल्यवान, हल्की और नाशवान वस्तुओं के लिए उपयुक्त होता है। ऐसी वस्तुएं जो जल्दी से खराब हो सकती है, उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दुर्गम क्षेत्रों के अंदर ये उपयोगी होता है। दुर्गम क्षेत्र कौन से? जहाँ पर सड़क और रेल तंत्र जो है वो संभव नहीं होता, जैसे कोई पहाड़ी इलाका है, हिमालयी इलाका हो गया, या मरुस्थलीय इलाका हो गया, या हिमाच्छादित क्षेत्र हो गया, जहाँ पर हम सड़क या रेल परिवहन विकसित नहीं कर सकते। वहां पर क्या विकसित कर लेंगे? वायु परिवहन। क्योंकि वायु परिवहन के अंदर हेलीपैड बनाना है और हेलीकॉप्टर जो है वो खड़े खड़े कहीं पर भी उतर और चढ़ सकता है। देखिए, संपर्क क्रांति का माध्यम बना वायु परिवहन ने है जो विश्व को निकट लाने का काम किया। इसके विकास के बाद विश्व जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ गया एक दूसरे के। इससे जो है वो वैश्विक ग्राम की संकल्पना जो है वो सिद्ध होती दिखाई दी। ठीक है, वैश्विक ग्राम मतलब पूरा विश्व जो है वो एक हो गया। इतना फास्ट परिवहन हमारा हो गया। अब देखिए, ये कहाँ पर उपयुक्त होता है? ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। जहां पर सड़क या रेल निर्माण उपयुक्त नहीं होता, वहां पर वायु मार्ग एकमात्र विकल्प हमारा बचता है। अब देखिए, बात की जाए इसके सामरिक महत्व की, तो एक समय था जब यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के अंदर कई सारे हवाई हमले किए थे, जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि वायु परिवहन का सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। जब इसका आविष्कार हुआ था तो जस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर इसका भरपूर उपयोग किया गया और इसके उपयोग से कई देशों की रणनीतिक परिस्थितियां भी बदल गई थी। देखिए, हवाई पतन जो होता है, वायुयान को खड़ा रखने के लिए वायु पतनों का निर्माण किया जाता है, या हवाई पतन, एयरपोर्ट जिसको कहते हैं, एयरपोर्ट कह सकते हैं। तो एयरपोर्ट जो होते हैं वो क्या क्या काम आते हैं? एक तो विमानशाला के लिए, हवाई जहाज को रखने के लिए, दूसरा रनवे सुविधा। हवाई जहाज को आपने देखा होगा कि रनवे पर बहुत दूर तक वो तेजी से दौड़ता है और उसके बाद वो ये टेक ऑफ करता है। तो इसके लिए उसको क्या चाहिए? रनवे सुविधा चाहिए, ईंधन की व्यवस्था चाहिए जो उसको सिर्फ कहाँ मिलेगी? एयरपोर्ट पे मिलेगी। और दूसरी उसको क्या चाहिए? रखरखाव सुविधा। ठीक है, तो इन सब के कारण, एयरपोर्ट के कारण ये हवाई जहाज वायु परिवहन जो है वो बहुत महंगा हो जाता है। अब देखिए, वायु परिवहन के विकसित होने के बाद विश्व में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो हमारे से 35 घंटे से ज्यादा दूर हो। इतना फास्ट हमारा परिवहन हो गया। याद कीजिए कि जब इतिहास के अंदर लोग जहाजों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उनको कई कई महीने लग जाते थे, लेकिन आज हमारा विश्व में कोई भी स्थान ऐसा नहीं बचा जो सिर्फ 35 घंटों से ज्यादा दूरी पर हो। यानी कि हमें यहाँ से अमेरिका भी जाना है तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? 35 घंटे। और आजकल तो हमारे पास में सुपरसोनिक विमान आ गए जो वायु ये ध्वनि की गति से चलते हैं, ध्वनि से भी तेज, ध्वनि से तेज। जैसे मैक 10 हो गया, मैक 15 हो गया। ये जो है मैक 10 का मतलब है वायु से 10 गुना तेज, ध्वनि से, सॉरी। मैक 15 का मतलब है ध्वनि से 15 गुना तेज। ये ज्यादातर जो है ये नौसेना में, ये वायु सेना में यूज होता है, लेकिन यात्री परिवहन में इनका उपयोग अभी थोड़ा कम है, लेकिन वायुसेना के अंदर इनका उपयोग ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो सुपरसोनिक विमान से लंदन और न्यूयॉर्क की जो दूरी है वो मात्र कितनी हो गई है? 3.5 घंटे की। मतलब 3.5 घंटे के अंदर लंदन से न्यूयॉर्क की दूरी पूरी की पूरी तय हो जाती है। देखिए, हवाई पतन निर्माण अत्यधिक खर्चीला होता है, जिसके कारण इनका विकास वहीं पे हुआ जो औद्योगिकरण और यातायात में ज्यादा है। जहां पर यातायात अधिक संख्या में उपलब्ध है और जहां पर औद्योगिकरण ज्यादा हो गया। ठीक है, जैसे यूएसए है, यूरोप के देश हो गए। भारत में एयरपोर्ट की संख्या हाल फिलहाल में बढ़ी है। चीन हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो जहां पर मांग ज्यादा होगी और विकास की संभावना ज्यादा होगी, वहां पर एयरपोर्ट ज्यादा होगी, क्योंकि ये ज्यादा महंगा पड़ता है। अब देखिए, अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग।
उत्तरी गोलार्ध में वायु मार्गों की सुस्पष्ट पूर्व पश्चिमी पट्टी पाई जाती है। याद कीजिए, जो यूएसए, यूरोप या अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप यानी कि एशिया, ये सभी जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उसमें भी खासकर यूएसए और यूरोप, यहाँ पर हमें वायु परिवहन अत्यधिक संख्या में देखने को मिलता है। ठीक, आगे पढ़ेंगे कि कितनी संख्या में ये पाया जाता है। सघन वायु मार्ग जाल वाले प्रदेश कौन कौन से हैं? एक तो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो यूएसए का पूर्वी भाग है, यूएसए का पूर्वी भाग, ठीक है, यूएसए का पूर्वी भाग हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गया क्योंकि इन दोनों के बीच में ज्यादा होता है, और दक्षिणी पूर्वी एशिया जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, मांग के अनुरूप। यहाँ पर औद्योगिकरण है और यहाँ पर क्या मिलेगी? जनसंख्या ज्यादा। तो इस कारण से भी इन क्षेत्रों में वायु परिवहन ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखिए, सबसे बड़ा फैक्ट है कि विश्व के कुल वायु मार्गों का अकेला यूएसए कितना उपयोग करता है? 60%। मतलब टोटल अगर वायु परिवहन 100% है तो उसमें से 60% अकेले यूएसए उपयोग में लेता है। दक्षिणी गोलार्ध में वायु सेवा सीमित होती है क्योंकि 10 से 35 डिग्री अक्षांशों में विरल जनसंख्या है, सीमित स्थलखंड है। वैसे दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड भी कम है, ठीक है। सीमित आर्थिक विकास है, जैसे अफ्रीका हो गया, रूस का एशियाई भाग हो गया। अब रूस का एशियाई भाग तो चलो उत्तरी गोलार्ध में आ गया, लेकिन फिर भी रूस के एशियाई भाग में यहाँ पर कम मिलता है क्योंकि रूस का जो यूरोपीय भाग है वहां पर जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है। फिर है दक्षिणी अमेरिका। अब देखिए, प्रमुख नौड़ीय बिंदु जहां पर मार्ग अभिसरित होते हैं और विकिरित होते हैं। मतलब जैसे ये बिंदु हो गया तो यहाँ से सभी दिशाओं में वायु परिवहन आपको मिलेगा और यहीं पर सभी जने आते हैं। जैसे हमने जल परिवहन के अंदर होनोलुलु पढ़ा था, उसी प्रकार से ये भी है। तो इसने यूएसए और यूरोप की दे रखे। एक तो न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, एम्स्टर्डम है और शिकागो है। मतलब यहाँ से विश्व में किसी भी कोने की आपको फ्लाइट मिल सकती है, न्यूयॉर्क से, लंदन से, पेरिस से और एम्स्टर्डम से और शिकागो से। यहाँ से विश्व भर की सेवाएं आपको मिलती है। आइए अब देखते हैं पाइपलाइन परिवहन के बारे में। पाइपलाइन जो परिवहन है ये मुख्यतः माल परिवहन के काम आता है, यानी कि माल को धोने के लिए, और माल भी कैसा? तरल। ऐसा पदार्थ जो तरल अवस्था में है उसको परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त साधन है तो वो कौन सा है? पाइपलाइन परिवहन। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये तरल और गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह हेतु प्रयुक्त होता है। कहाँ से कहाँ तक होगा ये स्रोत से लेकर के गंतव्य स्थान तक, मतलब जहां से इसका उत्पादन हो रहा है वहां से या तो उपभोग क्षेत्र तक या फिर उत्पादन से परिष्करण क्षेत्र तक, वहां तक पाइपलाइनें बिछाई जाएगी। जैसे कि शहरों के अंदर आजकल देखा होगा कि जो एलपीजी गैस होती है उनको पाइपलाइन के द्वारा फैक्ट्री से सीधा घरों तक पहुंचाया जाता है। तो ये कैसा हो गया? उत्पादन से उपभोग की ओर। दूसरा हो जाएगा उत्पादन से परिष्करण की ओर। जैसे जो कच्चा तेल होता है जिससे पेट्रोल, डीजल, मोम, टेराफिन, केरोसिन सब बनाया जाता है, तो उसको परिष्करण करने के लिए फैक्ट्री तक लाया जाता है। तो फैक्ट्री तक लाने के लिए आजकल बहुत सारी पाइपलाइनें बिछाई जाती है। तो तेल कुओं से अबाधित प्रवाह होगा पाइपलाइन के द्वारा सीधा कहाँ तक? परिष्करणशाला तक या बाजार तक, मतलब गंतव्य स्थान। ये दोनों क्या हो जाएंगे? गंतव्य स्थान। ठीक है, अब समझिएगा पाइपलाइन के द्वारा मुख्यतः क्या क्या परिवहित किया जाता है। एक तो जल, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस हो गई, एलपीजी हो गई, तरलीकृत कोयला हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दूध, जो कि मुख्यतः न्यूजीलैंड के अंदर, याद रखोगे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि दूध के लिए पाइपलाइन का परिवहन कहाँ पर किया जाता है। तो न्यूजीलैंड के जो डेयरी फार्म है वहां पे, आपने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ा होगा, न्यूजीलैंड के अंदर डेयरी फार्म विकसित मात्रा में है, विकसित अवस्था में भी है। तो वहां पर उत्पादन से उपभोग क्षेत्र की और बहुत सारी पाइपलाइन बिछाई गई है। देखिए, पाइपलाइन का प्रमुख लाभ क्या है? सतत, सुरक्षित और अबाधित प्रवाह होता है, जिसमें मार्ग रख रखाव की न्यूनतम आवश्यकता होती है। एक तरफ से उसको डाला, दूसरी तरफ से मोटर से खींच के निकालना जा सकता है। तो इसके अंदर परिवहन की ज्यादा लागत नहीं आती है। पाइपलाइन के प्रमुख उदाहरणों की बात करें तो यूएसए के अंदर एक पाइपलाइन है बिग इंच नाम से। ये मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों तक तेल परिवहन करती है, और यूएसए में कुल भार का 17% पाइपलाइन के द्वारा यूज होता है। मतलब इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ यूएसए यूज करता है। मध्य एशिया में बात करें तो तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान तथा चीन के कुछ भागों तक बढ़ाया गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे ये देखिए, प्रस्तावित परियोजना है
ईरान से हम बहुत सारी प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंगाते हैं तो वो जहाजों के द्वारा आता है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति में आपातकालीन स्थितियां बन जाती है। तो इस कारण से एक प्रस्ताव आया है कि ईरान से वाया पाकिस्तान होते हुए भारत तक एक अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाई जाए, जो विश्व की सर्वाधिक लंबी पाइपलाइन होगी। अब ये ज्यादा इसकी संभावना नहीं लगती क्योंकि बीच में पाकिस्तान आ रहा है, तो पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि ईरान से भारत तक सीधी पाइपलाइन बिछाई जाए और उसका लाभ रणनीतिक तौर पे भारत को मिले। अब देखिए 17% यूएसए में कुल भार जो है वो पाइपलाइन द्वारा धोया जाता है, और ये जो है परीक्षा का बिंदु भी आपके इम्पोर्टेंट, बिग एंस पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम परिवहित होता है। ये प्रश्न जो है वो बार बार पूछा गया, तो इसको आप विशेष ध्यान रखोगे कि बिग एंस क्या है। बाकी देखिए संसार के बारे में जानते हैं। संसार जो है ये मुख्यतः सूचनाओं का आदान प्रदान है, या जैसे हम परिवहन में पढ़ा था कि भौतिक वस्तुओं का, यहाँ पर हम पढ़ेंगे वर्चुअल वस्तुओं का, मतलब अभौतिक, जिसके अंदर वस्तुएं खुद नहीं आ रही, वस्तुओं की फोटो हो गई, वस्तुओं की सूचना हो गई, उनका आदान प्रदान क्या कहलाएगा? संचार, सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, देखिए लंबी दूरियों के संचार हेतु प्रयुक्त प्रारंभिक विधियां कौन सी थी? तो टेलीग्राफ, जो पश्चिमी अमेरिका, पश्चिम में मतलब अमेरिका के अंदर उपनिवेशवाद का प्रमुख साधन बना। ब्रिटेन ने जैसे ही अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू किया तो अभी टेलीग्राफ जो है वो विकसित हो रहा था, और जब अमेरिका उपनिवेशवाद बनने की होड़ में था तो उस समय अमेरिका के अंदर विकसित बहुत अधिक संख्या में टेलीग्राफ का यूज किया गया था, तो उसने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई अमेरिका को उपनिवेश बनाने में। टेलीफोन की बात करें तो अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का एकाधिकार रहा। अमेरिका के नगरीकरण का क्रांतिक कारण बना टेलीफोन, और फर्मों में, मुख्यालय नगरों में और शाखाएं छोटे छोटे नगरों में स्थापित की। मतलब हेडक्वार्टर यानी कि जो हेड ब्रांच होती थी वो बड़े बड़े शहरों में, और उसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती थी वो छोटे छोटे नगरों के अंदर स्थापित कर दी गई। आज भी सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है ये टेलीफोन। जैसे मान लीजिए न्यूयॉर्क जैसी बड़ी सिटी है तो वहां पर एक बड़ा हेडक्वार्टर बना दिया, और फिर वहां से बफेलो वगैरह शहरों में छोटे छोटे स्थान पर होम ये छोटी छोटी ब्रांचें लगाई जाएगी और इनको आपस में लिंक कर दिया जाएगा। ठीक, और यहाँ से इनका आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? टेलीफोन के द्वारा। ध्यान रखोगे ये बात। ये मुख्यतः कहाँ की बात हो रही है? अमेरिका में या विश्व में आज भी अगर संचार के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तो वो कौन सा है? टेलीफोन। विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया सेलफोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण क्या? क्योंकि जो रूरल एरिया होते हैं, रिमोट एरिया, वहां तक ये टेलीफोन या मोबाइल फोन के लिए सिग्नल का जाना बहुत ही दूरगामी होता है, तो वहां तक सेलफोन के द्वारा या उपग्रहों के द्वारा सेलफोन तक इंटरनेट या सूचनाएं पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि सैटेलाइट जो होते हैं वो डायरेक्ट सूचना पहुंचाता है फोन के अंदर। आधुनिक संचार के अंदर ऑप्टिक फाइबर और नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक फाइबर जो है आजकल देखिएगा जैसे कि विश्व के अंदर 5G इंटरनेट बढ़ गया, जो 5G इंटरनेट है 5th जनरेशन का, ये 5th जनरेशन जो है ये ऑप्टिक फाइबर की देन है। ये ऑप्टिक फाइबर के विकास के बाद ही हमारे पास में 5th जनरेशन का इंटरनेट आ पाया है, तो ये बहुत ही विकसित मात्रा में है हमारे पास में। बेसिकली ये समझोगे जो ये हम यूज करते हैं ना मोबाइल के अंदर, ये तार प्रणाली पे है। कौन सी प्रणाली पे? तार। और जो उपग्रह प्रणाली होती है सेलफोन, ये बेतार होते हैं, मतलब इनके अंदर तार नहीं होते। हम जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उसके अंदर हमारा सिग्नल जो होता है वो ये नेटवर्क जो टावर होता है वो कैच करता है और वहां से तार से होते हुए दूसरे गंतव्य स्थान तक पहुंचाई जाती है। लेकिन उपग्रह के अंदर ये बेतार होता है, मतलब हमारे यहाँ से सूचना डायरेक्ट सैटेलाइट ग्रहण करेगा और वहां से दूसरे सेलफोन के अंदर पहुंचा दी जाएगी डायरेक्टली, तो उसके अंदर कोई भी रिमोट एरिया या रूरल एरिया मायने नहीं रखता। तो इसके अंदर तांबे की तार थी शुरुआती अवस्था में, इसका विकास होने के बाद में हमारे पास में आ गई ऑप्टिक फाइबर की तारें। अंकीकरण हुआ। अंकीकरण क्या था ये हमने समझा। फिर हमने देखा कि दूरसंचार और कंप्यूटर का विलय हुआ, जिससे क्या बना आज का इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब ही क्या होता है? जाल। ठीक है, कंप्यूटरों का जाल, इसको क्या कहेंगे? इंटरनेट, कंप्यूटर का जाल। मतलब दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक हो गए। ऑप्टिक फाइबर के गुण क्या है? इसके अंदर तीव्र संप्रेषण होता है। ये बेसिकली आप समझोगे कांच की बनी होती है ऑप्टिक फाइबर। सुरक्षा पूर्वक संप्रेषण होता है। जैसे कि पहले टेलीफोन होते थे तो उसमें जैसे ये टेलीफोन है तो इसमें तार थंबे तार जाता था, तो ऐसे तार लगे होते थे और फिर यहाँ से सूचना जाएगी और दूसरे टेलीफोन तक पहुंचा जाएगी। तो इसमें बीच में जो था वो इसको सूचना को लिख किया जा सकता था, लेकिन इसके अंदर
ऑप्टिक फाइबर को लिक करना बेसिकली नामुमकिन है और ये लगभग त्रुटिहीन संप्रेषण होता है। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूरसंचार सुविधा वो धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे क्या कहा जाता है, इंटरनेट। पूछा जा सकता है कि इंटरनेट क्या है? कंप्यूटरों का समन्वित होना क्या कहलाएगा? इंटरनेट। संचार के अंदर उपग्रह संचार के बारे में जानते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। 1970 के अंदर यूएसए ने और सोवियत संघ रूस ये जो है ना यूएसएसआर, यही आज क्या कहलाता है? रूस। ये 1991 के अंदर लगभग 14 देशों में बटा, जिसके कारण जो पीछे देश बचा वो कौन सा बचा? रूस। जब ये 14 देश और रूस एक साथ थे तो ये कहलाता था यूएसएसआर, जिस प्रकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों कंपटीशन में चलते थे। आपने कोल्ड वार भी पढ़ा होगा, शीत युद्ध। तो उस दौरान इन दोनों के बीच में होड़ थी कि अंतरिक्ष के अंदर पहले कौन जाएगा। तो इसी होड़ ने विश्व को सैटेलाइट्स की दौड़ दी। तो यूएसए और सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष विमान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया, बहुत सारे अन्वेषण किए गए। तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया। मतलब दोनों देशों के अंदर एक प्रकार से होड़ सी थी कि कौन अंतरिक्ष के अंदर तेजी से जा पाए। सैटेलाइट क्या होते थे? पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रेक्षण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को भी जोड़ा गया जिनका यथास्थान सत्यापन सीमित था। मतलब जहां पर हम तार नहीं ले जा सकते थे या टावर स्थापित नहीं कर सकते थे, वहां पर हमारे लिए सबसे बढ़िया साधन क्या हो गया? उपग्रह। ठीक वैसे जैसे कोई दुर्गम स्थान है तो जहाँ पर सड़क और रेल परिवहन नहीं जा सकता था, तो वहां पर हमने वायु परिवहन भेज दिया। तो यहाँ पर जहाँ हम टावर या तार नहीं भेज सकते, वहां पर हमने क्या भेज दिया? उपग्रह। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 500 किलोमीटर बराबर 5000 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि जो संचार तकनीकी का जो डिजिटलीकरण है, इसने दूरी को लगभग नेग्लिजिबल बना दिया। इसके अंदर दूरी मायने ही नहीं रखती। दूरी कितनी बढ़ो, लागत नहीं बढ़ेगी। अब जो हम भौतिक परिवहन करते हैं, रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, ऐसा भौतिक परिवहन अगर 500 किलोमीटर होता है तो उसमें जो लागत आती है वो लगभग इस संसार के अंदर 5000 किलोमीटर में आती है। मतलब लगभग ये दूरी इसके अंदर कुछ मायने ही नहीं रखती। दूरी चाहे कितनी ही बढ़ो, लागत कभी भी नहीं बढ़ती। देखिए लिखा हुआ, अर्थात उपग्रह द्वारा 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले संचार में लगने वाली लागत 5000 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले संचार के लागत के बराबर होता है। दूरी बढ़ने से लागत में असमान वृद्धि नियंत्रित हो गई, क्योंकि पहले जो संचार था वो पूरा परिवहन पर निर्धारित था, लेकिन अब वो जो था परिवहन और संचार जो है वो दोनों अलग अलग हो गए। भारत का उपग्रह विकास पढ़ते हैं। भारत के अंदर पहला सैटेलाइट छोड़ा था आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को, फिर भास्कर 1 1989 में, फिर रोहिणी 1980 में, और फिर आया एप्पल जो कि 19 जून 1981 को एरियन रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था। भास्कर, चैलेंजर और इनसैट 1B ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बनाया। दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गई है। मतलब सैटेलाइट का बहुत सारे यूजफुल उपयोग है। मौसम की भविष्यवाणी हो गया, जैसे कोरोना के अंदर ये शिक्षा थी उसको भी सैटेलाइट से जोड़ा गया, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे सैटेलाइट सरकार ने छोड़े अलग अलग एजुकेशन पॉलिसी के तहत। साइबर स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार, जो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट www जो डोमेन होता है, वेबसाइट का डोमेन वो है, जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। सरल शब्दों में कहें तो ये भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना, मतलब ये एक दूसरे स्थान से हिलते नहीं है, बस कंप्यूटर पे या फोन पे बटन दबाते हैं और सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इस पर इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। साइबर स्पेस जो है वो हर जगह विद्यमान होता है। आजकल इंटरनेट लगभग हर स्थिति में हर जगह पर पहुंच गया है। जैसे ये किसी कार्यालय में, ऑफिस में होता है, चलती हुई जहाज में भी होता है, उड़ते हुए एरोप्लेन में भी होता है, वस्तुतः ये कहीं पर भी हो सकता है। आजकल स्पेस के अंदर भी हो गया। चंद्रमा पर भी हमने बहुत सारे इंटरनेट के स्रोत लगा रखे हैं, तो वहां तक भी सूचना आजकल भेजी जाती है। इंटरनेट का विकास देखें तो 1995 के अंदर ये बहुत ही सीमित मात्रा में था, लेकिन आजकल ये लगभग 540 करोड़ लोगों के पास में, लगभग पूरी जनसंख्या के पास में आज इंटरनेट उपस्थित होता है। उस समय जब इंटरनेट नया नया था तो ये सिर्फ 5 करोड़ लोगों के पास था, लेकिन देखोगे इसकी जो उत्पादन दर थी या उपभोग दर थी वो तेजी से बढ़ने लगी, और खासकर ये बड़ी कोविड-19 के बाद।
जो कोविड-19 आया उसके बाद इंटरनेट की दुनिया बहुत तेजी से ग्रो हुई। अगर देखें, साइबर स्पेस मनुष्य के आर्थिक और सामाजिक स्पेस को इनके माध्यम से विकसित करेगा। किस किस का यूज किया जाता है? ईमेल हो गया, ई वाणिज्य हो गया, ई शिक्षा हो गया, ई प्रशासन हो गया। यहाँ पर ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन। मतलब आज सरकार भी चाहती है कि हमारा जो प्रशासन है वो पूरी तरह से कैसा हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक। सूचनाएं कहीं भी पूरी तरह से एक साथ बैठे हुए कभी भी मिल पाए। इंटरनेट प्लस फैक्स प्लस टीवी प्लस रेडियो समय व स्थान की समय को लांघकर वैश्विक ग्राम की संकल्पना को विकसित करते हुए दिखाई देते हैं। सार में देखें तो वायु परिवहन जो था वो तीव्र और महंगा साधन है, दूरगामी क्षेत्रों में उपयोगी है। यूएसए लगभग 60% यूज करता है पूरे विश्व का। 35 घंटे में विश्व की अधिकतम दूरी किसी से कोई भी एक कोने से दूसरे कोने तक, ए से बी तक की दूरी मैक्सिमम कितनी है? 35 घंटे। पाइपलाइन की अगर देखें तो ये तरल गैसीय पदार्थों का परिवहन करता है। यूएसए के अंदर प्रमुख पाइपलाइन है बिगिंस। यूएसए के अंदर टोटल माल का 17% जो है वो पाइपलाइन के द्वारा परिवहन होता है। और एक प्रस्तावित है ईरान से भारत तक वाया पाकिस्तान होते हुए। संसार के बारे में देखें तो सबसे पहले टेलीग्राफ आए, फिर टेलीफोन आए और फिर आया ऑप्टिक फाइबर। उपग्रह संसार 1970 में विकसित होना शुरू हुआ। आर्यभट्ट 1975 में भारत ने भी इसके अंदर प्रवेश किया और साइबर स्पेस ने वैश्विक ग्राम की संकल्पना को विकसित किया। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न और एक मैप के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमने मैप को नहीं देखा तो मैप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।